तो हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। स्वागत है आप लोगों का एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन के अंदर। भैया इस लेक्चर के अंदर हम अपने थर्ड यूनिट को कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पर हम एक काम करेंगे, जो फाइनली हमारे टॉपिक के अंदर कुछ कुछ चीजें लिखी होंगी, जैसे भैया डिजाइन प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे, थोड़े बहुत जो उसके जो इंस्ट्रक्शन होते हैं जो मैंने आपको बताए थे आगे उसके बारे में बात करेंगे। रिस्क सिस्क आर्किटेक्चर क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये देखेंगे, और इंटेल और एआरएम के बारे में बातचीत करके हम आज की इस लेक्चर को भी और इस यूनिट को भी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है भाई, तो एक काम करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और तो बात करते हैं भैया हमने पहले क्या पढ़ लिया था। पहले हमने ये पढ़ लिया था कि जो हमारा आईएएस से होता है उसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया था, और हमने बात करी थी कि जो हमारा आईएएस से होता है वो इंटरफेस होता है बिटवीन अ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। उसमें हमने आपको ये बताया था भैया हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो 0-1 को भेजता है और हार्डवेयर उस 0-1 को समझता है, और उसके बीच में हम एक इंटरफेस की बात करते हैं जो कि ये ट्रांसलेट करेगा, जो कि ये चीज सोचेगा, बेसिकली हमको करवाएगा कि भैया इस पर्टिकुलर 0-1 जो सॉफ्टवेयर ने भेजा है उसका मतलब क्या है। ठीक है भाई, और वो चीज किसकी मदद से करता है भैया, वो बेसिकली हमारे एड्रेसिंग मोड और इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट की मदद से करता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ये चीज हमने पिछले 2 लेक्चरों से पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ आईएसी की, जिसके अंदर हम बोलते हैं भैया एक होता है रिस्क और एक होता है सिस्क। ठीक है भाई, तो भैया रिस्क जो होता है, रिस्क भी हमारा बेसिकली इसको रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग की बात करेंगे, और इसको हमने आपको पहले बताया था कि ये बेसिकली 5 स्टेजेस पाइपलाइनिंग के अंदर यूज होता है, जहां पर हम पाइपलाइनिंग को 5 स्टेज के अंदर यूज करते हैं। लेकिन सिर्फ पाइपलाइनिंग ही नहीं, रिस्क आर्किटेक्चर के हमारे काफी और भी जो होते हैं वो एडवांटेजेस होते हैं, उसको यूज करने का पर्पस होता है। और एक होता है हमारा सिस्क, जो क्या होता है उन दोनों को कंपेयर करके अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है भाई, चलो तो सबसे पहले रिस्क और सिस्क को देख लेते हैं। हमारा क्या है, यहां पर हमारे वो फीचर लिखे हुए हैं और यहां पर उनके अंदर क्या आता है ये चीज लिखी हुई है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले बात करते हैं रिस्क के अंदर। रिस्क जो होता है वो हमारा काफी स्मॉल और सिंपल होता है। मतलब भैया जो हमारा रिस्क आर्किटेक्चर होता है वो बेसिकली बहुत छोटा और बहुत सिंपल होता है। ठीक है भाई, कहती बात समझ में आई। लेकिन जो हमारा सिस्क है वो होता है थोड़ा सा लार्ज और कॉम्प्लेक्स। सिस्क का बेसिकली जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। ठीक है भाई, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, और रिस्क का फुल फॉर्म होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। अगर दोनों के अंदर डिफरेंस आ जाता है तो पहला पॉइंट तो यही बन जाएगा। उसके बाद भैया इसके नाम से क्या पता चलता है कि भैया ये चीज कॉम्प्लेक्स है और ये चीज सिंपल है। ठीक है भैया, और चीज क्या पता चलता है, जो चीज कॉम्प्लेक्स होती है वो थोड़ी सी बड़ी पाई जाएगी और जो चीज सिंपल है वो थोड़ी सी छोटी पाई जाएगी। कहती बात समझ में आई? क्या इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है? बहुत बढ़िया। ठीक है भैया, यहां पर हम एक पॉइंट और बोल देते हैं कि इसका डिजाइन जो होता है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी से हाई होता है। डिजाइन कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी हाई होती है, इसकी डिजाइन कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी लो होती है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? अब बात करते हैं भैया जिसकी इंस्ट्रक्शन की जो लेंथ होती है, इंस्ट्रक्शन की जो लेंथ है वो वेरिएबल होती है, और इसकी इंस्ट्रक्शन की लेंथ जो होती है वो काफी ज्यादा फिक्स होती है। मतलब भैया इसका मतलब समझाओ। इसका मतलब यह है कि भैया जब हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो है वो रिस्क आर्किटेक्चर के लिए, ठीक है, ये जब वो रिस्क आर्किटेक्चर के लिए काम करेगा तो इस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की लेंथ जो होगी वो फिक्स होगी। क्या होगी भैया? फिक्स होगी। क्या होगी भैया? फिक्स होगी। लेकिन ये हमारा जब सिस्क आर्किटेक्चर के लिए काम करेगा उसकी जो लेंथ है वो वेरिएबल हो सकती है। क्या होती है भैया? वेरिएबल होती है। क्यों? क्योंकि भैया कॉम्प्लेक्स चीज है, कब किस इंस्ट्रक्शन को वो फेच कर ले, कब किस इंस्ट्रक्शन को वो कॉल कर ले ये नहीं मालूम रहता। या फिर बेसिकली क्या करते हैं भैया हम लोग यहां पर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस का काफी यूज करते हैं। ठीक है भाई, ये कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर बेसिकली बड़े बड़े कंप्यूटर्स के अंदर, बड़े बड़े पीसीस के अंदर यूज होता है। ठीक है भाई, और ये जो हमारा रिस्क होता है वो छोटा प्रोसेसर है और काफी कॉम्पैक्ट है, बेसिकली काफी छोटा प्रोसेसर होता है। ठीक है भैया, इसका एग्जाम्पल देंगे तो मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। बेसिकली जो आपके मैकबुक के प्रोसेसर होते हैं ना, M1 M2 जो होते हैं ना हमारे मैकबुक एयर के अंदर यूज होते हैं, उसके अंदर हम रिस्क आर्किटेक्चर का यूज करते हैं। इसीलिए भैया जो हमारा मैकबुक एयर है वो काफी हल्का होता है, उसको इसीलिए तो एयर बोलते हैं। लेकिन जो हमारे AMD और इंटेल के प्रोसेसर हैं, जो हमारे राइजन वगैरह के आते हैं, वो सिस्क आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं और काफी भारी भी होते हैं। मेरा जो लैपटॉप है वो काफी भारी है, राइजन प्रोसेसर है। ठीक है भैया, लेकिन जो हमारा एयर मैकबुक एयर M1 M2 और जो हमारा A86 वाला प्रोसेसर आता था ना, जो पहले आते थे इसके मैकबुक के, तो वो सारे हमारे जो है वो हमारे रिस्क आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? बहुत बढ़िया, ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। तो ये चीज हमको समझ में आई कि ये जो है इसकी इंस्ट्रक्शन की लेंथ होती है वो वेरिएबल होती है, और इसकी इंस्ट्रक्शन की लेंथ काफी ज्यादा फिक्स होती है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये चीज समझ में आ चुकी है। अब भैया यहाँ पर लिखते हैं एग्जीक्यूशन टाइम की। यहां पर बोलते हैं भैया इसके अंदर क्या है ना, हमारी कॉम्प्लेक्सिटी, हमारा जो डिजाइन है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए डिजाइन के कॉम्प्लेक्स होने के कारण हमारी जो
प्रोसेसिंग है उसको साइकिल काफी ज्यादा लगती है, मतलब मल्टीपल साइकिल्स लगती है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, काफी ज्यादा इंस्ट्रक्शन को एक साथ भेज दिया और उस उतने सारे इंस्ट्रक्शन को काम करने के लिए हमको जो साइकिल है वो बार बार करनी पड़ेगी, मतलब रिपीटेशन जो है वो बार बार करना पड़ेगा। लेकिन भैया हमारा जो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग है उसके अंदर छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन है, काफी लिमिटेड एड्रेसिंग मोड्स हैं, तो हमारा बेसिकली क्या होता है, सिंगल साइकिल के अंदर कई बार काम हो जाता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है? ठीक है भाई, अब बात करते हैं यहाँ पे एएम। एएम इज नथिंग बट एड्रेसिंग मोड। ठीक है भैया, एड्रेसिंग मोड। ठीक है भैया, हमारे एड्रेसिंग मोड की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हमने बोला है कि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एड्रेसिंग मोड जो हमारे 10 होते हैं वो सारे यूज हों। यहां पर हमारे कुछ बेसिकली चुनिंदा जो काफी छोटे हैं और बहुत ही कम कॉम्प्लेक्सिटी से काम करते हैं वो सारे एड्रेसिंग मोड यहां पर आ जाते हैं, बेसिकली फ्यू। ठीक है भैया, हम यहां पर नॉट ऑलवेज नहीं, यहां पर नहीं लिखना था, यहां पर लिखना था मुझे ये चीज, यहां पर लिखते हैं फ्यू। ठीक है, कुछ ही यूज होते हैं, पर यहां पर भैया जितने भी मेंशन किए गए थे वो सारे के सारे यूज हो जाते हैं किसके अंदर, सिस्क आर्किटेक्चर के अंदर। क्यों होते हैं भैया? क्योंकि भैया कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है। कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है तो हमको प्रोसेस करवाने के लिए हर तरह के एड्रेसिंग मोड की जरूरत पड़ेगी। क्या इतनी बात समझ में आई? लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कम है, कॉम्प्लेक्सिटी लो है, तो जरूरी नहीं है हम हर तरह का एड्रेसिंग मोड यूज करें। हो सकता है हम डायरेक्ट का कई बार यूज कर लेते हैं, या फिर हम सीधे सीधे इंस्ट्रक्शन को ही हमारे ऑपरेंड के अंदर डाल देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, क्लियर करना, ठीक है, इंक्रीमेंट करना, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ही डाल दिया, डायरेक्ट वैल्यू ही डाल दी। क्यों? क्योंकि आर्किटेक्चर काफी सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं, मल्टीपल साइकिल है ही नहीं। क्या इतनी बात आपको समझ में? बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं यहाँ सीपीआई की। सीपीआई इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अवर पाइपलाइनिंग। भैया मैंने आपको बताया था हमारा क्या होता है, रिस्क आर्किटेक्चर जो होता है वो 5 स्टेजेस पाइपलाइनिंग का यूज करता है। और क्यों करता है? ताकि हम चाहें कि हमारा जो सीपीआई है बेसिकली साइकिल पर इंस्ट्रक्शन या फिर क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन, बेसिकली हम क्या चाहते हैं, मैंने आपको आर्किटेक्चर पाइपलाइनिंग आर्किटेक्चर में ये चीज बताई थी कि हम लोग क्या करते हैं, हमारा बेसिकली इंस्ट्रक्शन है उसको कंकरेंट एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। तो मैंने आपको वहां पर एक एग्जांपल दिया था कि हमारा जो चौथा सेकंड होता है, बेसिकली चौथा टाइम टेनर होता है, उसके अंदर हमारी P1 प्रोसेस आ गई और उसके बाद हर एक सेकंड बाद या हर एक टाइम के बाद अगली प्रोसेस बाहर निकल के आ जाती है किसके अंदर भैया, हमारी पाइपलाइनिंग के अंदर। ठीक है भैया, क्या बात समझ में आई? ये पाइपलाइनिंग के अंदर होता है। तो भैया हमारा जो क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन है वो 1 होता है, ये नियर अबाउट 1 होता है। क्या बात समझ में? मतलब हर एक टाइम के बाद अगली प्रोसेस बाहर आ गई, हर एक टाइम के बाद अगली प्रोसेस बाहर आ गई, हर एक टाइम के बाद अगली प्रोसेस बाहर आ चुकी है। जिसको ये चीज समझ में नहीं आई भैया, हमारी किसकी, सिस्क आर्किटेक्चर, जहां पर मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था, पाइपलाइनिंग जहां पर बताया था वो चीज समझ के आना जहां पर मैंने आपको पाइपलाइनिंग बताया था। ठीक है भाई, क्या इतनी बात समझ में आई? तो हमारा जो सिस्क आर्किटेक्चर होता है वहां पर क्या होता है, हमारी जो सीपीआई है या फिर क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन जो है वो नियर अबाउट 1 होती है, क्योंकि भैया हमारे हर एक क्लॉक साइकिल के बाद एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होके बाहर आ जाती है। ठीक है भैया, लेकिन सीपीआई हमारा जो सिस्क आर्किटेक्चर के लिए मोर देन 1 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मल्टीपल साइकिल्स यूज हो रही हैं, तो हमारा जो सीपीआई है वो मोर देन 1 भी हो सकता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है? उसके बाद बात करते हैं भैया हमारी कंट्रोल यूनिट की। कंट्रोल यूनिट जो हमारा टाइप होता है वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट और एक होता है माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट। तो जो हमारा रिस्क आर्किटेक्चर होता है वो फिक्स साइज में आता है। पहली बात तो मैंने आपको बताया था उसकी फिक्स साइजिंग होती है। ठीक है, जब उसकी चीजें फिक्स हैं तो हम उसको हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट के साथ ही काम करवा लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट क्या होता है, काफी फास्ट होता है। ठीक है, उसका एग्जीक्यूशन काफी फास्ट होता है और फिक्स होते हैं। हम क्या करते हैं उसके अंदर ट्रांजिस्टर और हमारे ट्रांजिस्टर, मल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर जो हमारे हार्डवेयर हैं उसको यूज कर लेते हैं, हमारा काम बहुत तेजी से हो जाता है। पर माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, क्योंकि हमारा जो प्रोसेसिंग है वो काफी वेरिएबल लेंथ का है और काफी कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए हम उसके अंदर माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा जो बेसिकली वो हमारा जो कंप्यूटर है वो हार्डवेयर से ज्यादातर बना हो मिलकर। तो आपने देखा होगा जितने भी हमारे Ryzen 5 इंटेल और इसके आई कोर के प्रोसेसर होते हैं वो काफी तेजी से काम करते हैं। गेमिंग लैपटॉप आप जितने भी देखोगे वो Ryzen 5 और इंटेल i7 इन सब के ही मिलते हैं आपको गेमिंग लैपटॉप। तो क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी इतनी तेज है, अब हम हार्डवेयर ही उसके अंदर इतने सारे लगा देंगे। हमने क्या किया, मल्टीप्लेक्सर लगा दिए, डिकोडर, एनकोडर इतने सारे लगा दिए, तो लैपटॉप और भारी हो जाएगा, हमारा कंप्यूटर और ज्यादा भारी हो जाएगा। इसलिए हम उसको अवॉइड करके माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट का यूज कर लेते हैं। अब भैया यहाँ पर हमारी कंट्रोल मेमोरी और जितने भी इंस्ट्रक्शन रोम जितने की बात करेंगे। अब आप इस चीज को समझने के लिए हमारी कंट्रोल यूनिट के जो टाइप्स होते हैं उस वाली वीडियो को देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट का मतलब क्या होता है।
ठीक है भाई, क्या इतनी बात आपको समझ में आई? तो ये डिफरेंस जो है वो आपको रिस्क और सिस्क आर्किटेक्चर के अंदर समझ में आ चुका होगा। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई? पर मेन जो इसके बेसिकली उसके वो होते हैं हमारे डिफरेंस, वो यही है। देखो बाकी सब तो क्या है, ये तो नाम से समझ में आ जाएगा कि कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ये सिंपल हो जाता है। ठीक है भाई, जो मेन पॉइंट है वो मेन पॉइंट क्या है, हमारा वेरिएबल की लेंथ, हमारी इंस्ट्रक्शन की लेंथ, उसके बाद हमारा भैया एड्रेसिंग मोड। ठीक है, इसके अंदर सारे हो जाते हैं, इसके अंदर एक ही होता है सीपीआई। ठीक है भाई, सीपीआई मतलब क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन, और उसके बाद है हमारा कंट्रोल यूनिट का टाइप। ठीक है भाई, क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है, एक चीज, एक पॉइंट और है जो इसी पॉइंट से निकल के आता है। देखो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट। अगर बाई चांस आप एक आध भूल जाओ तो आपको इसी एक पॉइंट से एक चीज और निकल के आती है, हो सकता है आपको वो याद रह जाए। ठीक है, सोचना अगर आपको ये पॉइंट याद रहेगा तो आपको 2 पॉइंट याद आ जाएंगे। ठीक है भाई, तो एग्जाम में लिखने के लिए और मजा आएगा। होता क्या है, हमारा जो प्रोग्राम काउंटर होता है, जो हमारा प्रोग्राम काउंटर जो होता है वो फिक्स होता है। फिक्स होता है किसके लिए, हमारे रिस्क के लिए। क्यों होता है भैया? हमारा प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, हमारे प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर कराता है। हमारा प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करता है, मतलब हमारा जो I1 है वो करंट एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है भैया, लेकिन हमारा जो प्रोग्राम काउंटर है, प्रोग्राम काउंटर ने हमारे I2 का एड्रेस इस समय रख रखा है। ठीक है भाई, कहते हो समझ में? अगर इंस्ट्रक्शन की लेंथ फिक्स होगी तो प्रोग्राम काउंटर को आसानी पड़ेगी अपने अगले इंस्ट्रक्शन को स्टोर कराने की। कहती बात समझ में? लेकिन रिस्क के अंदर, सिस्क के अंदर, सॉरी सिस्क के अंदर क्या होता है, सिस्क के अंदर ये होता है कि भैया जो हमारी इंस्ट्रक्शन की लेंथ है वो वेरिएबल है। क्या नहीं बात समझ में आई? तो हमारा I1 जो है, I1 जो एग्जीक्यूट हो रहा है, मान लो इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए हमको 3 बिट्स की जरूरत थी, हमारी 3 बिट के अंदर काम हो रहा था। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? लेकिन हमारा जो I2 है उसकी जॉब इंस्ट्रक्शन की लेंथ ही वेरिएबल है, तो हो सकता है ये 4 बिट के अंदर काम करे। ठीक है, उसके अगले वाला 8 बिट के अंदर काम करे। तो हमारे प्रोग्राम काउंटर को बार बार अपनी लेंथ को छोटा बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है भैया, हमारे प्रोग्राम काउंटर को अपनी लेंथ को छोटा बड़ा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी उसको 3 बिट का इंस्ट्रक्शन स्टोर कराना था, थोड़ी देर बाद 4 बिट का इंस्ट्रक्शन स्टोर कराना था, उसके बाद 8 बिट का इंस्ट्रक्शन स्टोर कराना पड़ता है। किसको? प्रोग्राम काउंटर को। इसीलिए हमारा जो प्रोग्राम काउंटर होता है किसका? सिस्क आर्किटेक्चर का, काफी वेरिएबल लेंथ का होता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? तो ये जो आपका पॉइंट है वो ये यहां पर यहीं से, इस पॉइंट से डिराइव हो जाता है। मैं आपको एक काम करता हूं, वो यहां पर लिख देता हूं, प्रोग्राम काउंटर की लेंथ। ठीक है, ये प्रोग्राम काउंटर की लेंथ है वो यहां पर वेरिएबल होती है और यहां पर फिक्स होती है। क्या इतनी बात भी आपको समझ में आ चुकी है? तो आपको इस चीज को नोट कर लेना है, हमारा रिस्क और सिस्क आर्किटेक्चर का डिफरेंस भी आपको समझ में आ चुका है। तो इसका मतलब यह है कि हमारा यहां पर तो कहीं आया ही नहीं। देखो मैंने आपको एक चीज बताई, रिस्क आर्किटेक्चर में 5 स्टेजेस पाइपलाइनिंग का यूज होता है। ठीक है भाई, बहुत ही कॉम्प्लेक्स नहीं होता, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता, बहुत सिंपल होता है। मैंने आपको सिर्फ पाइपलाइनिंग के पर्सपेक्टिव से एक बार रिस्क बताया था। हर चीज को पढ़ने का एक पर्सपेक्टिव होता है। अगर मैं पाइपलाइनिंग की वीडियो में आपको ये बेसिकली ये कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लेंथ, फिक्स, वेरिएबल, इन सब के बारे में बता देता, आप बिल्कुल हाथ खड़े करके बोलते कि भैया समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ना वहां पर मैंने आपको इंस्ट्रक्शन की लेंथ के बारे में बताया, ना आपको एड्रेसिंग मोड के बारे में बताया। ठीक है, तो वहां पर मेरा पढ़ाने का सिंपल सा मतलब था कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सीपीआई और पाइपलाइनिंग के पर्सपेक्टिव से ही रिस्क को बताऊं। लेकिन यहां पर मैंने रिस्क के बाकी सारे पहलुओं को भी खोल के रख दिया है कि रिस्क आर्किटेक्चर में और क्या क्या होता है। ठीक है भाई, कहती हो समझ में? लेकिन सिस्क आर्किटेक्चर का मतलब ये नहीं है कि भैया ये कोई अलग ही तरह का आर्किटेक्चर है। भैया इसका मतलब ये है कि वो कई सारे तरीके के आर्किटेक्चर को अपने अंदर फॉलो करता है। हो सकता है ये रिस्क आर्किटेक्चर जो है कहीं ना कहीं इसके अंदर भी आता हो। ठीक है भाई, ठीक है भाई, क्या नहीं हुआ समझ में? ये अपने अंदर रिस्क को भी या फिर और भी बाकी तरह के कंप्यूटर आर्किटेक्चर को भी फॉलो करता होगा। ठीक है भाई, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसका कोई पर्टिकुलर नाम इसलिए नहीं है, इसको कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि काफी तरह के आर्किटेक्चर इसके अंदर लग रहे होते हैं। ठीक है भाई, क्या इतनी बात आपको समझ में आई? इसका एक और बढ़िया अच्छा सा पॉइंट है, आप यहां पर एग्जांपल करके लिख सकते हो कि जो हमारे बेसिकली मैकबुक है, ठीक है, मैकबुक के प्रोसेसर है, लिख लेना M1। ठीक है भैया, M2। ठीक है भैया, जो A सीरीज के प्रोसेसर पहले आते थे ना, A86 वगैरह वगैरह, तो ये सारे हमारे किसके अंदर आते हैं? रिस्क आर्किटेक्चर के अंदर आते हैं। और जो सिस्क के अंदर आता है वो ये हमारा इंटेल का, ठीक है, INTEL होता है ना, इंटेल। ठीक है भैया, इंटेल और हमारा क्या भैया, AMD हमारा इंटेल और AMD के प्रोसेसर होते हैं, वो इसके अंदर आते हैं। और जो मैकबुक के प्रोसेसर हैं उसके बेसिकली इसको ARM बोलते हैं। ठीक है भैया, ARM बोलते हैं। ठीक है भैया, इसको बोला जाता है आर्म्ड। ठीक है भाई, क्या इतनी बात समझ में आई? चलो, तो ये इसका एग्जांपल हो गया, इस चीज को नोट कर लोगे तो आपको मजा आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं भैया क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। देखो भाई, मैंने अभी तक आपको धोखाधड़ी से
सारे के सारे इंस्ट्रक्शन, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन के टाइप बता दिए। कहीं ना कहीं मैंने आपको लोड कराना, मूव कराना, ऐड कराना, ठीक है भाई, ये कहीं ना कहीं आपको बीच बीच में बताता चलता था। वहां पर मैंने कहीं भी ये चीज को जस्टिफाई नहीं किया कि ये क्या है, क्या लिखा हुआ है। मैंने आपको बस बोल दिया था ये ऐड करना है तो ये करना है, मूव करना है तो ये करना है, लोड करना है तो ये करना है। अब मैं क्या करता हूं, उनको एक एक करके लेके आ गया हूं और आपको जस्टिफाई करके बता देता हूं कि हाँ भैया ये एक जेन्युइन इंस्ट्रक्शन होते हैं। जब आपसे पूछे ना भैया क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन इनसाइड द कंप्यूटर आर्किटेक्चर लिखो भैया कॉपी के अंदर, तो वो आपको लिख के आना भैया जो हमारे डेटा ट्रांसफर के इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसके अंदर हमारा मूव करना, लोड करना और स्टोर करना आ जाता है। ठीक है भैया, मूव कर, सीधी बात है। ट्रांसफर करने में क्या आता है भैया, ट्रांसफर करने में हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है भैया, लोड कराते हैं और स्टोर कराते हैं। क्या इतनी बात समझ में, ठीक है भाई। उसके बाद अर्थमेटिक के अंदर क्या आ जाते हैं भैया, अर्थमेटिक और लॉजिकल के अंदर, अर्थमेटिक के अंदर हमारे सारे ऐड सबट्रैक्ट आ जाते हैं और लॉजिकल के अंदर आ जाते हैं एंड और नॉट और जोर। ठीक है भाई, ठीक है भाई, क्या इतनी बात समझ में आई। ये आपको मुझे दोबारा बताने की जरूरत है क्योंकि मैंने आपको इतनी सारी वीडियोस के अंदर मतलब अब तक जो पढ़ाया उसके अंदर यही सब पढ़ा रहा था। एग्जांपल जब भी मैं लेता था इन्हीं का यूज करता था। ठीक है भाई, क्या इतनी बात समझ में। उसके बाद भैया हमारे कंट्रोल फ्लोज बताएं। कंट्रोल फ्लोज के अंदर मैंने आपको जंपिंग एंड ब्रांचिंग के बारे में बताया था। जब मैंने आपको रिलेटिव एड्रेसिंग मोड पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आपको जंप के बारे में बताया था और ब्रांच के बारे में बताया था, बी के बारे में, ब्रांच के बारे में और जंप के बारे में भी बताया था। ठीक है भाई, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था 50 के तो लाइन पे जंप करके जाओ, लेकिन हम इस चीज को यूज नहीं करते थे। हम लोग क्या करते थे भैया, बेस पॉइंटर से, ठीक है, बेस पॉइंटर से 10 पोजीशन या 50 पोजीशन आगे जंप करवाते थे। मैंने आपको रिलेटिव एड्रेसिंग मोड पढ़ाया था। ठीक है भाई, क्या समझ में आई। उसके बाद भैया इनपुट और आउटपुट। ठीक है भैया, इनपुट और आउटपुट के बारे में मैंने आपको बहुत पहले बताया था जब मैंने आपको शायद फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल के बारे में समझाया था। एक एग्जांपल लिया था, वहां पर मैंने इनपुट और आउटपुट के बारे में बताया था। ठीक है भाई, क्या बात समझ में आई। ठीक है भाई, रजिस्टर वाली वीडियो देखना, रजिस्टर वाली वीडियो देखना। जब मैंने आपको रजिस्टर बताया था ना तो वहां पर मैंने इनपुट और आउटपुट रजिस्टर्स के बारे में भी बताया था। ठीक है भाई, क्या इतनी बात आपको समझ में, तो इसको नोट कर लोगे क्या, इसको नोट कर लोगे। इसको नोट इसलिए करना है क्योंकि अब मैंने आपको जो एग्जांपल्स बताए थे सारी वीडियोस के अंदर वो वहां पर मैंने आपको बस जस्टिफाई कर दिए कि अच्छा ये होते हैं। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। अब फाइनली हमारे टॉपिक के अंदर, हमारा जो सिलेबस के अंदर, उसके अंदर लिखा था कि भैया जो डिजाइनिंग प्रिंसिपल है उसका प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव क्या होता है। तो प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव तो मैंने आपको बता दिया था कि भैया कंफ्यूजन अवॉइड करना होता है क्योंकि हार्डवेयर जो है वो 0-1 समझता है, सॉफ्टवेयर जो है वो 0-1 को बताता है, मतलब प्रोड्यूस करता है। अब भैया जब 0-1 प्रोड्यूस हो रहा है, समझने वाला भी 0-1 वाला है, तो दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि कंफ्यूजन होता है। ठीक है भाई, क्योंकि हार्डवेयर इतने सारे हैं, हार्डवेयर बहुत सारे हैं, तो कौन सा 0-1 किससे बोला जा रहा है ये चीज हमको थोड़ा सा डिकोड करके बतानी पड़ती है। शुरुआत के कुछ 0-1 है उसका मतलब ये है, बीच के 0-1 का मतलब ये है, लास्ट के 0-1 का मतलब ये है, तो हमको ये चीज बतानी पड़ेगी। तो इसी को बोलते हैं भैया हमारा डिजाइनिंग प्रिंसिपल। और वो आईएसए, आईएसए की जो नीड है वो भी वही इसी को बोलते हैं, मतलब इसी की जो इंटरफेस है उस इंटरफेस को बोला जाता है यही से। ठीक है भाई, कहते हो समझ में। अब इसका भैया बेसिकली प्रिंसिपल क्या क्या हुआ है, एक तो चीज भैया सिंपलेस्ट हो जाती है, चीजें हमारी सिंप्लिसिटी के आसपास आ जाती है। क्यों, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन जो होता है वो, उसका रीजन ही ये है कि हम चाहते हैं कि हमारा हार्डवेयर जो है उस चीज को अच्छे से समझे। ठीक है, तो अब जब ये चीज सिंपल हो जाएगी तो क्या हमारा आईएसए को बनाने का पर्पस जो है वो मतलब बेसिकली सक्सेसफुल हो गया। बहुत बढ़िया, क्या बात समझ में। अब बात करते हैं भैया रेगुलेटरी। रेगुलेटरी का मतलब क्या है कि भैया जो रूल्स हम यूज कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि हम मान लो कोई I1 इंस्ट्रक्शन है, भैया ये क्या कहा गया, हाँ, मान लो कोई I1 इंस्ट्रक्शन है, उसके लिए रूल लग रहे हैं, मान लो कोई रूल आर है, कोई रूल है, मान लो कोई रूल है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमारे देश के अंदर लॉज हैं, देश के अंदर लॉ क्या करते हैं भैया, हम लोग जो लॉ मेरे ऊपर फॉलो होते हैं वो सारे लॉ आपके ऊपर भी फॉलो होते हैं। क्या है, लॉज के अंदर कंसिस्टेंसी है। ठीक है भाई, क्या बात समझ में, कोई एक्सेप्शन यहां नहीं लगा रहे हैं हम। ऐसा नहीं होगा कि भैया I1 जो है वो R को फॉलो कर रहा है तो I2 जो है उसको R1 को फॉलो करने में कोई दिक्कत आएगी। क्या बात समझ में। तो रूल जो है वो सबके लिए कंसिस्टेंस है, इंस्ट्रक्शन की लेंथ हुई, फॉर्मेट हुआ, ऑपरेशन हुए, वो सबके लिए क्या है, वो सबके लिए कंसिस्टेंस है। सबके सब इंस्ट्रक्शन उस चीज को फॉलो करने वाले हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आई, बहुत बढ़िया। बात करते हैं ऑर्थोगोनैलिटी की। मतलब इसका मतलब सिंपल सा ये है, देखो इसको आपको याद रखना है तो रखना, अगर आप भूल भी जाओ इस वर्ड को तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हर तरह का एड्रेसिंग मोड और हर तरह का डेटा टाइप जो है वो कोई भी तरह का ऑपरेशन यूज करता है। या अगर आप इसको नहीं लिखोगे तो आप ये चीज इस रेगुलेटरी वाले के अंदर ही लिखते ना कि चीजें कंसिस्टेंट होनी चाहिए। और हर तरह का एड्रेसिंग मोड जो है, मतलब जितने सारे मैंने आपको 10 तरह के एड्रेसिंग मोड पढ़ाए थे, वो उसको कोई भी यूज कर सकता है, उसको कोई भी यूज करता है, कोई भी इंस्ट्रक्शन उसको यूज कर सकता है। बस उसको उस पर्टिकुलर कोडिंग के अंदर उस चीज को लिखना पड़ेगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, ये चीज आपको बस थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही होगी, इस चीज काम करता हूं मैं, इस चीज को काट देता हूं। आप भले इस चीज को याद ना रखना, लेकिन अगर आप इस डेफिनेशन को समझ लेते हो तो आपको इसको यहां भी लिख सकते हो। ठीक है भाई, क्या इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है भैया। ठीक है भाई, अब बात करते हैं परफॉर्मेंस ट्रेड ऑफ की। भैया ये भी देखो, ये वर्ड जो भले ही है वो आपको यहां पर कंफ्यूज करेगा, लेकिन आप ये चीज समझ सकते हो कि भैया हमारी जो स्पीड है
कॉस्ट है और पावर एफिशिएंसी मेंटेन होती है। किससे भैया? हमारे आईएसए को यूज करने के, या फिर आईएसए का जो डिजाइनिंग प्रिंसिपल है उसको यूज करने से क्या होगा भैया? हमारी स्पीड, कॉस्ट और पावर एफिशिएंसी बढ़ती है। देखो भैया कैसे, मैं सब चीजें जस्टिफाई कर रहा हूं। स्पीड के बारे में मैंने आपको बताया था कि भैया जहां पर हम लोग यूज करते हैं डायरेक्ट चीजों का यूज करते हैं, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का यूज करते हैं, तो चीजें फास्ट हो जाती हैं, ठीक है भाई। लेकिन कॉस्ट कहां पर बढ़ जाती है भैया? कॉस्ट बढ़ जाती है अगर आप डायरेक्ट मेमोरी का एड्रेस ही इंस्ट्रक्शन के अंदर भर दो, ठीक है भैया, तो आपको ज्यादा बिट का यूज करना पड़ेगा, ज्यादा बिट का यूज करना पड़ेगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन हमने बोला कि भैया काम करो, इनडायरेक्ट का यूज करो। पहले आप रजिस्टर के पास जाओ, फिर रजिस्टर से मेमोरी के पास जाओ, तो आपको बिट्स कम लगेंगी। कहती बस में। अब बात करते हैं पावर एफिशिएंसी की। मैंने आपको बताया था इंप्लाइड एड्रेसिंग मोड, तो वहां पर मैंने बोला था कि सीधे सीधे आप इंस्ट्रक्शन को अंदर ही लिख देते हो, ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के अंदर ही ये चीज लिख देते हो। तो पावर एफिशिएंसी का मतलब ये है कि भैया कम मेहनत करनी पड़ेगी, हमको कम मेहनत करनी पड़ेगी, हमको मेमोरी तक जाना ही नहीं है, हमको इंस्ट्रक्शन तो वहीं मिल गया ना। अब मेमोरी तक जाने के लिए करंट लगेगा, मेमोरी से वैल्यू को लाने के लिए करंट लगेगा, तो पावर एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? क्या इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है भैया? मैंने आपको बताया था जो रिस्क है, रिस्क के अंदर यही है, रिस्क का डिसएडवांटेज यही होता है, ठीक है, सॉरी, सिस्क का डिसएडवांटेज यही होता है कि वो क्या करता है, पावर काफी कंज्यूम करता है, ठीक है भैया। अगर आपको पुरानी हिस्ट्री, अगर आपको प्रोसेसर की हिस्ट्रीज पता होंगी, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जो इंटेल के प्रोसेसर आए थे, तो इंटेल के प्रोसेसर जो है वो मोबाइल फोन में काफी कॉस्टली पड़ते थे, वो काफी ज्यादा पावर लेते थे। उसके बाद क्या हुआ भैया? उसके बाद एआरएम आया, और एआरएम ने क्या किया? एआरएम ने पूरा का पूरा मोबाइल का मार्केट कैप्चर कर लिया। और आज की तारीख में भी जो हमारा जितने भी एप्पल की चीजें होती है, वहां पर एप्पल के अंदर एआरएम प्रोसेसर यूज होता है, जो पावर काफी कम कंज्यूम करता है, ठीक है भाई। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है भैया? चलो तो इसको नोट कर लेना आप, ठीक है भैया। तो नोट करने से फायदा एक होगा कि आपको एग्जाम में ये चीज लिखने को मदद करेगी। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है भाई। पर आप जब आईएसए के बारे में आपसे पूछे, सिर्फ आईएसए के बारे में, तो आप आईएसए का एडवांटेज लिख सकते हो इससे, ठीक है भाई। आईएसए का जो एडवांटेज है वो लिख सकते हो कि सिंप्लिसिटी होगी, रेगुलेरिटी होगी और पैसा कम लगेगा। ये 3 पॉइंट लिख दोगे तो वहां पर आपको मजा आ जाएगा, ठीक है भाई। अब बात करते हैं भैया फाइनली हम लोग बात करते हैं उस लास्ट टॉपिक की जो आपके सिलेबस के अंदर बिल्कुल कोने में लिखा हुआ है। क्या भैया? एग्जांपल ऑफ एनी वन प्रोसेसर, किसका भैया? अपना इंटेल और एआरएम, ठीक है भैया। इसकी क्या है? इसकी एक अपनी एक नॉलेज है, ठीक है भैया। ये नॉलेज वो कहती है कि भैया जो आप लोगों से ये पूछते हो, आप यूट्यूब पे जाके ये चीज पता करते हो कि भैया कौन सा लैपटॉप अच्छा है, कौन सा प्रोसेसर अच्छा है, हम कौन सा लैपटॉप खरीदें, कौन सा ना खरीदें, ये उस इंफॉर्मेशन के अंदर से निकलती है ये दोनों चीजें। क्यों? क्योंकि भैया हम लोग इंटेल के प्रोसेसर यूज करते हैं और हम लोग एआरएम के प्रोसेसर भी यूज करते हैं, ठीक है भाई। ये इंफॉर्मेशन बहुत मतलब 4-5 स्लाइड्स कंटेन कर सकती थी, लेकिन ना तो आपके पास टाइम है और ना इस फालतू की इंफॉर्मेशन को आपको ग्रहण करने का भी इस समय, मान लो आपका कोई मूड भी नहीं होगा कि आप ये चीज समझो कि कौन सा प्रोसेसर अच्छा है या कौन सा बुरा है। फैक्ट्स एंड फिगर्स है भैया, सिंपल सी बात है। मैं कुछ नंबर यहां पर लिख दूंगा, कुछ नंबर यहां पर लिख दूंगा, आप बोलोगे भैया ये क्या बता रहे हो। तो यहां पर बहुत कंसाइज वे में मैंने आपको इस चीज को बताया है कि भैया दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है। सिंपल सी बात है भैया, हमारा जो इंटेल है, इंटेल हमारे सिस्क आर्किटेक्चर को फॉलो करता है और एआरएम जो है वो हमारा रिस्क आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। एआरएम का फुल फॉर्म भी होता है एडवांस रिस्क मशीन, ठीक है भाई। इसका मतलब होता है एडवांस रिस्क मशीन, ठीक है भाई। कहती बात समझ में? बहुत बढ़िया। अब भैया सिंपल सी बात यह है, वही चीजें जो आपने सिस्क के बारे में जानते थे और रिस्क के बारे में जानते थे, वही आपको यहाँ पे चीज लिखनी है कि भैया जो सिस्क वाला आर्किटेक्चर वो कॉम्प्लेक्स होता है और हमारा जो और एआरएम है बेसिकली रिस्क वाला आर्किटेक्चर जो है या फिर रिस्क वाला माइक्रो प्रोसेसर जो है वो है सिंपल होता है, ठीक है भाई। ये चीज मैंने आपको रिस्क और सिस्क के डेफिनेशन में भी बताई थी, ठीक है भाई। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो इंस्ट्रक्शन की लेंथ होती है या फिर इंस्ट्रक्शन सेट जो होता है वो वेरिएबल होता है, कौन सा? सिस्क वाला, और इसके अंदर यूनिफॉर्म होता है या फिर बोला जाए कि भैया फिक्स होता है, ठीक है भाई। क्या इतनी बात आपको समझ में? उसके बाद भैया यहां पर एग्जीक्यूशन में मल्टीपल साइकिल्स लगती हैं, क्यों? क्योंकि ये सिस्क है, वही बात जो मैंने पहले बताई थी, ठीक है भाई। यहां पर सिंगल साइकिल लगती है मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन में, ज्यादातर ऑपरेशन में सिंगल साइकिल लगती है और यहां पर ज्यादातर ऑपरेशन में कॉम्प्लेक्स साइकिल लगती है या फिर मल्टीपल साइकिल्स लगती हैं, ठीक है भाई। क्या ये चीज मैंने कुछ नहीं बताई? क्या ये चीज मैंने कोई नहीं बताई? नहीं भाई, नहीं तो बिल्कुल नहीं बताई, ठीक है भाई। पावर कंजम्पशन भैया, पावर कंजम्पशन क्यों? क्योंकि भैया इसको मल्टीपल साइकिल्स करनी है, इसके पास काफी कॉम्प्लेक्सिटी है, इसलिए इसकी पावर हाई होती है, पावर काफी ज्यादा कंज्यूम करता है हमारा इंटेल के प्रोसेसर। लेकिन आजकल काफी अच्छी एडवांसमेंट हो गए हैं, वहां पर भी इस चीज को मेंटेन किया जा सकता है, ठीक है भाई। कहती भाई समझ में आई? ठीक है भाई। इसके अंदर पावर कंजम्पशन काफी लो होता है, ठीक है भाई। क्या समझ में? परफॉर्मेंस की बात करें भैया, परफॉर्मेंस की बात करें तो भैया क्योंकि भैया यहां पर पावर और हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटीज है, बेसिकली काफी कॉम्प्लेक्स चीज जब आप करते हो तो भैया क्या होता है भैया, हमारा टास्क है ना वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो हाई कॉम्प्लेक्स टास्क है वो वहां पर अच्छे से हो जाते हैं,
जैसे भैया हमारा बहुत अच्छा गेम जब चलाना होता है, जैसे आप GTA 5 जो है, GTA 5 आप बहुत अच्छी तरीके से आप अपने किसी Ryzen 7 और Intel i7 के प्रोसेसर के अंदर बहुत अच्छे से खेल सकते हो। ठीक है भाई, क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया, और हाई एफिशिएंसी पर यहाँ पर क्या होता है, हमारे जो बेसिकली ARM के प्रोसेसर होते हैं वो चीजें काफी इफिशियंटली वर्क करती हैं। ठीक है भैया, कम प्रोसेस पे ज्यादा चीजें हो जाती हैं या कम पावर के अंदर ज्यादा चीजें हो जाती हैं। ठीक है भैया, जो हैवी फाइल्स होती हैं वो वहां पर कहीं ना कहीं दिक्कत देती हैं। लेकिन आज की तारीख में जब इतनी एडवांसमेंट हो चुके हैं, तो जो मैकबुक एयर का M1 प्रोसेसर है ना, वो काफी बहुत तगड़ी तरीके से काम करता है। ठीक है भैया, ये चीज आप ऐसा बोल नहीं सकते कि आप ARM के प्रोसेसर जो है वो थोड़े से कमजोर है। नहीं नहीं भाई, ये बिल्कुल सही नहीं है, आजकल सही नहीं है। हालांकि ये चीज डिफरेंस के अंदर आती है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ इसके कंपेरिजन में ये चीज नीचे ही जाती है। ठीक है भाई, क्या थी मैं समझ में। उसके बाद भैया इसका प्राइमरी मार्केट जो है, बेसिकली इसका प्राइमरी मार्केट जो है, मतलब इंटेल कौन यूज करता है, हमारे जो पीसी लैपटॉप्स और सर्वर्स हैं, वहां पर हमारा इंटेल प्रोसेसर काफी यूज करता है, शुरू से करता आया भैया। इंटेल का जो प्रोसेसर है बहुत पुराना है। ठीक है भाई, उसके बाद AMD राइजन तो आजकल आए हैं, इंटेल काफी पुराना प्रोसेसर है। ठीक है भाई, और हमारा जो ARM प्रोसेसर है वो मोबाइल IoT और एम्बेडेड सिस्टम के डिवाइसेज होते हैं, मतलब मोबाइल डिवाइसेज, अपना अपना एप्पल के फोन्स हुए, ठीक है, जितने भी सैमसंग के फोन्स हुए। ठीक है, सैमसंग तो आजकल फिर भी नहीं करता होगा ये सब चीजें। ठीक है, उसके बाद करते हैं एम्बेडेड सिस्टम, जो छोटे छोटे डिवाइसेज होते हैं हमारे, माइक्रोवेव ओवन्स और इलेक्ट्रिक स्कूटी अगर इन सब के अंदर पाए जाते हैं, उन्हें एम्बेडेड सिस्टम्स बोलते हैं। ठीक है भाई, क्या थी समझ में? ठीक है भाई, तो ये हमारा हमारा किसका डिफरेंस हुआ, हमारा इंटेल का और हमारा ARM के बीच में डिफरेंस हुआ, या फिर बोल सकते हो यही इन दोनों के बारे में जो बातें हैं वही आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेंगी। यहां तक आपका थर्ड यूनिट है वो काफी अच्छे से समाप्त हो चुका है। इसके अलावा आपको थर्ड यूनिट के अंदर जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि भैया इसके अंदर ना तो ज्यादा सिलेबस के अंदर इतना चीजें मेंशन थी, ठीक है, वहीं ना कहीं ऊपर से चीजों के बारे में बताया था। ISA के अंदर जो जो हम बता सकते थे आपको बता दिया है उसके बारे में। और जेन्युइनली मैं आपको बताऊं, मैंने आपको ज्यादा ही बताया है। एड्रेसिंग मोड आपके सिलेबस में कहीं नहीं लिखा था। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के बारे में वो डिटेल में जो चीजें ना, वो CPU ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताया, वो कहीं नहीं लिखा था। वो चीज मैं आपको ज्यादा ही बताई है। क्या समझ में? अब भी इसके अंदर से कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो आपके दिमाग से बाहर है, तो कुछ मत करना, यही चीजों को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के लिख देना वहां पर। जैसे फॉर एग्जांपल जो डिजाइनिंग पर्सपेक्टिव होता है ना, बनाने का, किसको, ISA को, वो आपको हर जगह लिख के भी आ जाओगे ना। क्यों? क्योंकि हमारे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर का मेन मुद्दा ही ये है। क्यों? कौन सा? बनाने का प्रिंसिपल। कंप्यूटर आर्किटेक्चर को हम क्यों बना रहे हैं, वो प्रिंसिपल ही यही होता है। ठीक है भाई, तो आप वो कहीं भी लिख दोगे ना, पूरे चैप्टर के अंदर कहीं से भी वो चीज गलत नहीं होगी। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? बहुत बढ़िया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और भैया कहां पर मिलते हैं? फोर्थ यूनिट के अंदर। तब तक के लिए सीताराम।